पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था वज्रगुणन विधि के लिए फॉर्मूला बताया था। उसके बाद यहाँ पर वज्रगुणन विधि से सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले आपकी इक्वेशन लिखी हुई है, 2 इक्वेशंस हैं। उसके बाद में मैंने आपको ये बताया था कि सारे पद एक तरफ होने चाहिए और बराबर के इस एक साइड में 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर ये आपकी इक्वेशन बन जाती है। इसी इक्वेशन को लिखते हैं 3x + 2y - 14 और -x + 4y - 7 = 0, इक्वेशन नंबर 4। यहाँ पर a1, क्योंकि 2 इक्वेशन दी गई हैं तो पहले के लिए a1 a1 b1 c1 और दूसरे के लिए आपका होगा a2 b2 और c2। यहाँ पर उसी के अकॉर्डिंग रख लेते हैं। फॉर्मूला आपका जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में लगेगा, x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1, y अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1, 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट यहाँ पर उनकी वैल्यूज़, यहाँ पर जो a1 b1 c1 a2 b2 और c2 की इक्वेशन आंकिक मान में लिखे हैं वो सारी वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। अब सॉल्व करते हैं तो ये माइनस इसका मल्टीप्लाई करने पर -14 और यहाँ से माइनस मल्टीप्लाई करने पर माइनस और माइनस प्लस हो जाते हैं। प्लस माइनस का माइनस आता है, माइनस प्लस का माइनस आता है और प्लस प्लस का प्लस आता है। लेकिन जोड़ने और घटाने में ये देखा जाता है कि दोनों के चिन्ह अगर माइनस में दिए गए हैं तो उनकी वैल्यू आंसर जो आएगा जोड़ने में या घटाने में वो सब माइनस में ही आएंगे अगर दोनों दिए गए हैं। अगर माइनस और प्लस दिया गया है तो उसमें जिसका अंकिक वैल्यू ज़्यादा होगी साइन उसी का लगता है। तो यहाँ पर ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया और 14 और 4 का मल्टीप्लाई करते हैं इक्वल टू y अपॉन ये माइनस और इस माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस और माइनस प्लस, 14 का गुणा 1 से करते हैं तो 14 आ जाएगा 14 और यहाँ माइनस माइनस प्लस और 7 का 3 से करते हैं तो 21 बराबर 1 अपॉन 12 माइनस माइनस प्लस 2। सॉल्व करते हैं 42 आएगा। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि जब आंकिक मान जिसका बड़ा होता है साइन उसी का लगता है। यहाँ पर देखिए ये प्लस है, ये माइनस है और ये प्लस है। यहाँ पर 56 मीन्स 56 आंकिक वैल्यू में ज़्यादा है, इसलिए 56 के आगे जो साइन होता है वो यहाँ पर प्लस अगर है तो लगाएं या ना लगाएं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर माइनस होता है तो उसको दिखाना पड़ता है। इक्वल टू यहाँ पर दोनों के साइन सेम हैं तो ये आ जाएगा आपका 35 इक्वल टू यहाँ पर ये 14 1 अपॉन 14। अब वैल्यू जब किसी की निकालते हैं तो ये कांस्टेंट यानी c जो टर्म्स है आपका ये तो लेना ही लेना है, लेकिन जिसकी वैल्यू निकालते हैं उस पद को हम साथ में ले लेते हैं। जैसे हमें x के लिए अगर हमें x की वैल्यू निकालनी है तो x के लिए करते हैं x अपॉन 42 इक्वल टू 1/14। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 14 इंटू x इक्वल टू 42, x इक्वल टू 42 अपॉन 14। नेक्स्ट x इक्वल टू 3। अब यहाँ पर चाहे आप ये और ये टर्म्स ले लें x और y, चूंकि x की वैल्यू आ चुकी है, लेकिन अगर आप x को छोड़ के उस पद से मतलब नहीं रखना चाहते हैं तो यहाँ पर y और फिर आपका तीसरा पद जो अचर पद दिया गया है उसकी वैल्यू। तो y के लिए (35) इक्वल टू 1/14, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई तो 14y इक्वल टू 35, y इक्वल टू 35/14, y इक्वल टू 7 से 5 जा और 2 जा 5/2। ये आपका मेथड हो जाता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये सॉल्व हो जाता है। अब कभी कभी कंडीशंस ऐसी आती हैं, आगे इसके बताना चाहेंगे कि कभी कभी ऐसी कंडीशंस आती हैं, ये हम कैसे जानेंगे कि किस में अनेक हल होंगे या किसी में हल नहीं होगा या केवल अद्वितीय हल। अद्वितीय हल का मतलब होता है जब कभी ऐसी इक्वेशंस की केवल उसका एक ही हल होता है। जैसे यहाँ पर x बराबर 3 और y बराबर 5/2,
इन दो इक्वेशन के लिए, इन दोनों के लिए जो उभयनिष्ठ हल आए हैं वो x बराबर 3 और y बराबर 5। अगर ऐसी कंडीशन आती है कि पर्टिकुलर x बराबर 3 और y बराबर 5/2 ही रखेंगे तो दोनों इक्वेशंस के दोनों पक्ष बराबर आ सकते हैं। तो ऐसी कंडीशंस होती है कि x बराबर 3 और y बराबर 5/2 इसका एक अद्वितीय हल है, इसके अलावा इसका कोई दूसरा हल नहीं होगा। लेकिन कभी कभी कुछ कंडीशंस आ जाती हैं कि जब उसके चाहे आप जो भी मान निकालें, चाहे जैसे भी निकालें, उसका हल जो वैल्यू रख देंगे x के बराबर और y के बराबर जो वैल्यू आएंगे, बार बार वो कई निकल सकते हैं, उसमें अनंत हल होंगे। और एक ऐसी कंडीशंस आती है कि जब उसमें कोई भी हल नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पर उनकी पहचान क्या है ये आपको हम बताते हैं। सबसे पहले दो इक्वेशंस जो कंडीशन हैं वज्रगुणन विधि में मैंने आपको लिखवाई थी, ये कंडीशंस आपकी दी गई हैं। a1x b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0 और दूसरी कंडीशन है a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1 एंड 2 जब लिखी हो और इनकी कंडीशन फॉलो होती है, जब कभी भी a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 ये आ जाए, तीसरे पद से यहाँ पर कोई मतलब नहीं, वो बराबर हो ना हो इससे कोई मतलब नहीं, चाहे इसके बराबर हो चाहे इसके बराबर हो, यहाँ पर कोई मतलब नहीं। बस a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू मतलब बराबर नहीं होंगे b1 अपॉन b2 के, तो इसका केवल एक अद्वितीय हल होता है। इसका केवल अद्वितीय हल होगा। एक कंडीशन आती है जब a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2, इसके अनेक हल होंगे, चाहे जितने हल किए जाएं वो सारे हल निकल आते हैं, अनेक हल। और लास्ट कंडीशन है a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ये यहाँ पर होगा कोई हल नहीं, इस समीकरण को हल नहीं किया जा सकता, मतलब इसमें x और y बराबर कोई हल नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू माइनस प्लस 7 इक्वल टू 0, 3x प्लस 8y प्लस माइनस 5 इक्वल टू 0। इस कंडीशन में a1 आपका है 2, b1 है आपका 3, c1 है आपका 7, a2 है आपका 3, b2 है आपका 8 और c2 माइनस 5। यहाँ पर एक कंडीशन पहले हम रखते हैं a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2। ऐसे इक्वेशन में जब पुट करते हैं तो 2 अपॉन 3 अपॉन 8 और 7 अपॉन माइनस 5। तो यहाँ पर इस चीज़ को बाद में देखेंगे, सबसे पहले हम इन दो पेयर्स की बात करते हैं। इन दोनों ही कंडीशन में यह आ जाता है आपका 2/3 नॉट इक्वल टू 3/8। तो तीसरे पद को देखिए या ना देखिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या होगा, जब पहली कंडीशन में a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 मीन्स इसका अद्वितीय हल होगा। दूसरी कंडीशन इसी तरीके से यदि यहाँ पर ये दिया गया है और फोर बाई 6 हो जाए और यहाँ पर दे दिया जाए +6 +9, ये कंडीशन दे दी जाती है। तो यहाँ पर क्या होगा 4 6 6
9। यहाँ की कंडीशन A1/A2 B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 2/3 4/6 6/9 2/3 जब इसको 2 से काटेंगे 2 3 और इसको 3 से काटेंगे तो 2 और 3 तो 2/3। यहाँ पर तीनों कंडीशन मीन्स A1/A2 B1/B2 और C1/C2 तीनों वैल्यूज इक्वल आती हैं तो इसके अनेक हल होंगे। यहाँ पर इसकी कोई भी वैल्यू x और y की रख ली जाती है तो उसके अनेक हल निकल के आएंगे। तीसरी कंडीशन, अगर यहाँ पर हम 8 कर दें तो यहाँ पर 6 और 8, अब कंडीशन क्या बनेगी 4/6 इक्वल टू 6/8 2/3 नॉट इक्वल टू